Hello everyone, I am Pooja Raut. Welcome to Adda 24/7 School. In this video, we will start our new chapter, that is chapter number 9, Environment and the Sustainable Development. So बच्चों, इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे और इन्वायरमेंट के फंक्शंस देखेंगे और देखेंगे बच्चों की ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ साथ इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ये सब हम आज के वीडियो में देखेंगे। और बच्चों, इस पूरे चैप्टर की बात करें तो इस पूरे चैप्टर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है बच्चों, हम इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे कि इन्वायरमेंट क्या है, इसका फंक्शन क्या है। इसके बाद में हम देखेंगे बच्चों स्टेट ऑफ इंडियन इन्वायरमेंट, यानी कि इंडियन इन्वायरमेंट में इंडिया का जो इन्वायरमेंट है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ साथ, यानी स्टेटस क्या है। उसके बाद में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझेंगे, यानी कि अगर ह्यूमन डेवलपमेंट करना है उसके साथ साथ बच्चों किस तरह से इन्वायरमेंट को सस्टेन करते हुए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। उसके बाद में लास्टली हम क्या करेंगे, ये जो हमारा चैप्टर है इसके हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने वाले हैं। सो बच्चों, स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंट से। सो इन्वायरमेंट क्या है? देखो बच्चों, जो भी हमारे सराउंडिंग एरिया में है वो सब क्या है हमारे लिए इन्वायरमेंट में। जैसे कि हम सुबह उठते हैं, चलते किस पे? अर्थ पे चलते हैं मैम। सो अर्थ क्या है? अर्थ भी इन्वायरमेंट का पार्ट है। ठीक है बच्चों, हम ऑक्सीजन लेते हैं, एयर जो चलती है वो भी क्या है मैम? इन्वायरमेंट का पार्ट है। इसके अलावा जो लिविंग एलिमेंट्स जो हम देखते हैं, जो एनिमल्स देखते हैं या जो बर्ड्स देखते हैं, जो फिशेस देखते हैं, वो भी क्या है बच्चों? वो भी इन्वायरमेंट का पार्ट है। इसके अलावा नॉन लिविंग जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि सॉइल हो गया, रेन हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये भी क्या है मैम? ये भी हमारा इन्वायरमेंट है। सो हम कहेंगे हमारे जो सराउंडिंग एरिया में जो सारी चीज़ें, चाहे वो लिविंग है, नॉन लिविंग है, यानी बायोटिक है या अबायोटिक है, सारी चीजें क्या है मैम? हमारे लिए इन्वायरमेंट है। सो बच्चों, इन्वायरमेंट क्या हो गया? टोटल इन्वायरमेंट इज टोटल प्लांटरी इनहेरिटेंस एंड द टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज। सो बच्चों, यहां पे क्या हो गया? टोटल प्लांटरी इनहेरिटेंस, यानी कि जो हमारा प्लांट है बच्चों, हमारा जो प्लांट है यानी कि अर्थ है, अर्थ पे जितनी भी चीजें हैं चाहे कोई भी हो, ऑल रिसोर्सेज हमारे लिए क्या है मैम? इन्वायरमेंट है। एंड द टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज, कोई भी रिसोर्सेज हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे बच्चों वाटर हो, चाहे एयर हो, चाहे वो लैंड हो, सारे जो रिसोर्सेज है हमारे लिए क्या है? इन्वायरमेंट है। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, जैसे हम यहाँ पे लिविंग एलिमेंट्स, नॉन लिविंग एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स देख रहे हैं, ये सारा क्या है? हमारे लिए इन्वायरमेंट है। आगे देखते हैं बच्चों, ये क्या इंक्लूड करता है? इट्स इंक्लूड ऑल द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ईच अदर। ये बच्चों इन्वायरमेंट क्या कैरी करता है? बायोटिक एलिमेंट्स, बायोटिक यानी लिविंग एलिमेंट्स प्लस नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जो हमारा अबायोटिक फैक्टर है, इनको एक दूसरे को, मतलब बायोटिक और अबायोटिक दोनों फैक्टर्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। यही क्या है मैम? हमारा इन्वायरमेंट है। अगर बच्चों हम बात करें इन्वायरमेंट को हम क्या कहेंगे? इन्वायरमेंट अ स्टडी ऑफ अ इन्वायरमेंट देन कॉल फॉर अ स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दीज बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। अब बच्चों यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं मैम, इन्वायरमेंट क्या हो गया या स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट क्या हो गया? सो हम कहेंगे इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हो गए? लिविंग एलिमेंट्स। एक ह्यूमन क्या है? वो एक बायोटिक कंपोनेंट्स है। ह्यूमन क्या है बच्चों? एक बायोटिक कंपोनेंट्स है। अबायोटिक कंपोनेंट जो हमारे सराउंडिंग एरिया में है, जो लिविंग कंपोनेंट्स नहीं है, जैसे कि अगर हम बात करें सॉइल हो गया, एयर हो गया, रेन हो गया, ये क्या है मैम? अबायोटिक है। ठीक है बच्चों, इनका रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप कैसे? जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों फार्मर का। किसका एग्जांपल लेते हैं? फार्मर का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, फार्मर है बच्चों, वो क्या करता है? एग्रीकल्चर करता है। वो किस में लगा होता है? एग्रीकल्चर में लगा होता है, और वो कुछ ना कुछ हमारा जो प्रोडक्शन है वो करता है। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का प्रोड्यूस करता है। कैसे करता है? सिंपल सा बात बच्चों, वो किसका यूज करता है? वो सॉइल का यूज करता है। किसका यूज करता है? सॉइल का। और सॉइल हमारे लिए क्या है मैम? अबायोटिक है। ठीक है, लिविंग एलिमेंट्स यानी बायोटिक और अबायोटिक हमेशा बच्चों क्या होते हैं? इंटर रिलेशन में रहते हैं, यानी एक दूसरे से रिलेशन बना के रखते हैं। जैसे हमें कुछ भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करना है, सो बच्चों वहां पे हमें किसकी जरूरत होती है? हमें सॉइल की जरूरत होती है, और सॉइल क्या है? अबायोटिक है। ह्यूमन क्या है? बायोटिक है। ठीक है बच्चों, सो ये क्या हो गया? यानी दोनों का इंटर रिलेशनशिप ही क्या हो गया हमारा? यहाँ पे इन्वायरमेंट हो गया। और वहीं अगर हम बात करें जो हमारा इन्वायरमेंट है, इसी को हम क्या कहेंगे? यानी जहां पे लिविंग
और जहाँ पे बायोटिक और नॉन बायोटिक एलिमेंट्स, सॉरी बायोटिक अबायोटिक एलिमेंट्स हैं, वो हमारा क्या हो गया बच्चों, इकोसिस्टम हो गया। क्या हो गया, इकोसिस्टम। जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं बच्चों वो क्या है, इकोसिस्टम, यानी दोनों का रिलेशन क्या हो गया, हमारा इकोसिस्टम हो गया। सो बच्चों यहाँ पे हमने बायोटिक अबायोटिक का यहाँ पे क्या लिया, सिर्फ एक ओवरव्यू लिया। अब जानते हैं बच्चों बायोटिक अबायोटिक के बारे में। सो बायोटिक एलिमेंट्स क्या है, ऑल लिविंग एलिमेंट्स, द बर्ड, एनिमल्स, प्लांट्स, फॉरेस्ट, फिशरीज एक्सेट्रा, दे ऑल आर बायोटिक एलिमेंट्स। यानी जो भी सांस ले रहा है वो क्या है, हमारे लिए बायोटिक एलिमेंट्स है। सारे लिविंग एलिमेंट्स, जैसे कि कोई भी एनिमल हो गया, कोई भी बर्ड्स हो गए, प्लांट्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, फिशरीज हो गई, ठीक है, ये सब क्या है बच्चों हमारे लिए, ये सब बायोटिक एलिमेंट्स हैं। यहाँ आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे ये सारी जो चीजें हैं ना, जैसे इस पिक्चर में जो चीजें हैं वो सारी हमारे लिए क्या है, बायोटिक एलिमेंट्स हैं। आगे हम देखेंगे बच्चों अबायोटिक एलिमेंट्स के बारे में। सो अबायोटिक एलिमेंट्स में कौन कौन इंक्लूड हो गए, एयर, वाटर, लैंड, रॉक एंड सनलाइट एंड एक्सेट्रा। ये हमारे क्या हो गए बच्चों, यहाँ पे अबायोटिक एलिमेंट्स हो गए। जैसे सनलाइट हो गया, विंड हो गया, रेन हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ये सब हमारे लिए क्या हो गया, रॉक हो गया, ये सब क्या है बच्चों, अबायोटिक है। ठीक है, अब बच्चों इनके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते और इनके बिना ये सरवाइव नहीं कर सकते। सो हमारे इन्वायरमेंट में इन दोनों का रिलेशन ही क्या है हमारे लिए, दैट इज द इन्वायरमेंट। हम भी बच्चों, हम लिविंग एलिमेंट्स हैं, हमारा अबायोटिक के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन हमेशा रहता ही रहता है। हर एक्टिविटी में हमारा उनके साथ रिलेशन रहता है। अगर वो नहीं रहेंगे सो मीन्स हम लिविंग एलिमेंट्स भी लिव नहीं कर पाएंगे, और अगर हम नहीं रहेंगे सो बच्चों वो कैसे सस्टेन करेंगे। ठीक है, कोई ना कोई लिविंग एलिमेंट्स तो होना ही चाहिए, तभी क्या बनता है, एक इकोसिस्टम बनता है, एक इन्वायरमेंट बनता है। ठीक है बच्चों, सो हमने जाना इन्वायरमेंट के बारे में। अब बच्चों फंक्शंस देख लेते हैं। तो इन्वायरमेंट के फंक्शंस क्या है, फंक्शंस ऑफ अ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के 4 फंक्शन है बच्चों, कौन कौन से, अगर हम बात करें द इन्वायरमेंट परफॉर्म 4 वाइटल फंक्शन, दैट इज, फर्स्ट इज, इन्वायरमेंट क्या करता है बच्चों, इट सप्लाई रिसोर्सेज। ये क्या करता है, हमारा इन्वायरमेंट हमें क्या देता है, रिसोर्सेज देता है। ठीक है, सब टाइप के रिसोर्सेज। अगर हम रिसोर्सेज की बात करें, रिसोर्सेज इंक्लूड बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हमें बच्चों इन्वायरमेंट क्या देता है, हमें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज देता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो क्या कर सकते हैं हम, अगर वो खत्म हो जाए तो हम उनको फिर से रिन्यू कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एक बार खत्म हो गए तो हम उनको वापस रिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, सो हमें सब जितने भी टाइप के रिसोर्सेज है वो अवेलेबल कौन करवाता है, हमारा इन्वायरमेंट अवेलेबल करवाता है। इट असिमुलेट वेस्टेज। ये क्या करता है बच्चों, असिमुलेट करता है वेस्टेज को। असिमुलेट करना वेस्टेज को, यानी कि हमारा जो वेस्टेज होता है वो बच्चों यहाँ पे डिकम्पोज कौन करता है, यहाँ पे बच्चों डिकम्पोज करता है हमारा इन्वायरमेंट। जैसे कि आप कुछ भी खाओ, जैसे आपने मान लो एप्पल खाया, एप्पल का जो वेस्टेज है बच्चों, आप एप्पल को ऐसे ही फेंक दो, आप ऐसे सॉइल में फेंक दो, वो थोड़े ही दिनों में क्या हो जाएगा बच्चों, डिकम्पोज हो जाएगा, अपने आप वो मिट्टी में क्या हो जाएगा, अब्जॉर्ब हो जाएगा। सो बच्चों यहाँ पे क्या करता है इन्वायरमेंट, जो वेस्टेज होता है, जो भी लिविंग एलिमेंट्स का वेस्टेज होता है या जो भी वेस्टेज होता है उसको क्या करता है, डिकम्पोज करता है, उसको ऑब्जर्व करता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट क्या करता है, असिमुलेट करता है वेस्टेज को। आगे बच्चों थर्ड फंक्शन है, इट्स सस्टेन लाइफ बाय प्रोवाइडिंग जेनेटिक एंड बायोडाइवर्सिटी। अब बच्चों ये क्या करता है, सस्टेन करता है लाइफ को। कैसे करता है, ये जेनेटिक और बायोडाइवर्सिटी से इनको सस्टेन करता है। बायोडाइवर्सिटी क्या हो गया, बायोडाइवर्सिटी अगर अलग अलग एरिया के हिसाब से वहाँ की बच्चों यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। जैसे हम राजस्थान में चले जाएं, राजस्थान में जहाँ क्या है बच्चों, कम पानी है, सो वहाँ के प्लांट्स हमें क्या दिखेंगे, ज़्यादा कांटे वाले दिखेंगे, वहाँ के एनिमल्स अलग तरह के होते हैं। वहीं बच्चों अगर हम कश्मीर में चले जाएं, जहाँ पे क्या है बहुत ठंड होती है, वहाँ पे हमें अलग बायोडाइवर्सिटी दिखेगी, यानी वहाँ के जो प्लांट्स होंगे वो ज़्यादा हरे भरे होंगे। ठीक है, उसके अलावा वहाँ पे बच्चों ऐसे दूसरे एनिमल्स दिखेंगे। ठीक है, वहीं बच्चों अगर हम यहाँ पे साउथ में चले जाएं, यानी साउथ इंडिया में चले जाएं, सो वहाँ पे बच्चों हमें अलग तरह की बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। सो बच्चों ये बायोडाइवर्सिटी कैसे होती है, हमें इन्वायरमेंट से ही मिलती है, यानी एरिया के हिसाब से वहाँ का इन्वायरमेंट देख के अपने आप बायोडाइवर्सिटी हमें मिल जाती है। ठीक है, और बच्चों जेनेटिक, हमें यहाँ पे सस्टेन लाइफ मिलती है किससे, जेनेटिक और बायोडाइवर्सिटी से। जेनेटिक यानी जो आगे आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं उससे किससे वो सस्टेन करती है, हमारे इन्वायरमेंट से ही सस्टेन करती है। आगे देखेंगे बच्चों, इट्स ऑल्सो प्रोवाइड
एस्थेटिक सर्विसेज लाइक सीनरी एक्सेट्रा। अब बच्चों यहाँ पे इन्वायरमेंट क्या करता है, हमें यहाँ पे एस्थेटिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एस्थेटिक सर्विसेज जैसे कि हम घूमने जाते हैं, कहीं पे भी हमने घूमने गए, मान लो कि आप घूमने शिमला गए, आप शिमला क्यों गए घूमने, आप वहाँ पे बच्चों इन्वायरमेंट देखने गए, वहाँ की जो ग्रीनरी है वो देखने गए। सो बच्चों वहाँ पे जो इन्वायरमेंट हमें, जो इन्वायरमेंट जो सुंदरता है, जो ब्यूटी है इन्वायरमेंट की, अगर वो प्रोवाइड कर रहा है सो वो उसको क्या कहते हैं, हम सीनरी कहते हैं। और ये हमें कौन प्रोवाइड करता है, इन्वायरमेंट ही प्रोवाइड करता है। Environment is able to perform these functions without any interruption as long as demand on these function is within its carrying capacity। अब बच्चों ये चारों जो वाइटल फंक्शंस हैं हमें इन्वायरमेंट अच्छे से प्रोवाइड कर सकता है। कब, जब तक इसकी कैपेसिटी है तब तक, जितनी हमारी डिमांड्स है वो हमारी पूरी हो सकती है। अगर हम बच्चों इन्वायरमेंट हमें जितना दे सकता है उसकी कैपेसिटी में जितना वो दे सकता है उतनी अगर हम डिमांड करें तो ये सारे फंक्शन क्या होंगे बच्चों, परफॉर्म हो सकते हैं। पर बच्चों हम ह्यूमंस हैं, ऑफ कोर्स हम ह्यूमंस हैं बच्चों, पर ह्यूमन ने ह्यूमन डेवलपमेंट में कुछ इस तरह से डेवलपमेंट किया बच्चों कि यहाँ पे हमने क्या करा, हमने इन्वायरमेंट को क्या करा, हार्म पहुँचाया। हर बार हमने रिसोर्सेज जो थे, जो हमें दे सकता था इन्वायरमेंट, ठीक है, उन रिसोर्सेज का ऐसे यूज किया कि रिसोर्सेज में अब क्या होने लगी, कमी होने लग गई। और बच्चों इन रिसोर्सेज का जो वेस्टेज है वो भी हद से ज़्यादा हमने क्या कर दिया, वेस्टेज कर दिया। और उस वेस्टेज को जो हमारा इन्वायरमेंट है, जितनी अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है उससे ज़्यादा वो बच्चों, उससे ज़्यादा हमने वेस्टेज कर दिया और उसको वो ऑब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब बच्चों हमने इन्वायरमेंट का इतना हार्म किया कि हमें अब सीनरी भी देखने को नहीं मिल रही है और उसी के साथ साथ जो सस्टेन लाइफ था, जो फंक्शन था, वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हमें बहुत सारे एनिमल्स या बायोडाइवर्सिटी देखने को नहीं मिल रही। ये क्यों करा, ये हमारी वजह से ही हुआ है बच्चों। जो इन्वायरमेंट है वो हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन या ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन ग्रोथ में हम इतने अंधे हो गए थे कि हमने इन्वायरमेंट का हमेशा क्या करा है, हमने यहाँ पे सही तरीके से यूज़ नहीं किया है। हमने हमारी ग्रीड को हमेशा ऊपर रखा है इन्वायरमेंट से, और इसीलिए हमें बच्चों आज जितना भी क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है या फिर हमें यहाँ पे बच्चों बहुत ज़्यादा हमें ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि हमने जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमें इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, इसका सही से यूज़ नहीं किया। ठीक है बच्चों, सो इसलिए हमारे जो ये वाले फंक्शन है, अब क्या है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट के चक्कर में हमने सही से डेवलपमेंट नहीं किया, डेवलपमेंट के चक्कर में हमने इन्वायरमेंट का यूज़ सही से नहीं किया, ये हार्मफुल इम्पैक्ट करा है और इससे अब ह्यूमन पे भी क्या हो रहा है बच्चों, हार्मफुल इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। सो मैम अगर हम बात करें, सो यहाँ पे हमने देखा, अब बच्चों इनमें हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हो गए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज व्हिच कैन बी यूज्ड विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज बिकम डिप्लेटेड एंड एग्जॉस्टेड। तो बच्चों रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हो गए, जिनका अगर हम यूज करेंगे सो बच्चों यहाँ पे वो खत्म नहीं होंगे, यानी अगर खत्म भी हो गए सो बच्चों हम फिर से उनको क्या कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं। ठीक है, जैसे A continuous supply of these resources remain available। कौन कौन से हो गए, अगर हम बात करें, ट्रीज हो गए, ट्रीज इन अ फॉरेस्ट एंड अ फिशरी इन अ ओशन। अब बच्चों अगर ट्रीज खत्म हो गए तो हम फिर से उनको क्या कर सकते हैं, उनको उगा सकते हैं, या फिर ओशन में फिशेज है वो खत्म हो गई तो हम फिर से उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हमारे क्या हो गए बच्चों, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो बच्चों ऑल दोज रिसोर्सेज विच गेट एग्जॉस्टेड एंड एक्सट्रैक्शन एंड यूज, जिनका हम यूज़ करते हैं, सो यूज़ के साथ साथ ये क्या होते जाते हैं बच्चों, ख़त्म होते जाते हैं और इनको हम रिन्यू भी नहीं कर सकते। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे हम फॉसिल ऑयल की बात करें, कोल की बात करें, जो हमारी अर्थ पे फॉसिल ऑयल बच्चों, जिससे क्या निकलता है, पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, या फिर जो नेचुरल गैस होती है वो निकलती है। अब बच्चों अगर हम फॉसिल ऑयल या फिर क्रूड ऑयल ख़त्म हो गया एक बार अर्थ में, सो वो बनेगा नहीं, क्योंकि इस फॉसिल ऑयल को बनने में करोड़ों ईयर लगे थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा करोड़ों ईयर्स लगे थे। अब बच्चों अगर ये ख़त्म हो गया तो हम ह्यूमंस इसका वापस इसको
डेवलप या प्रोड्यूस नहीं कर सकते। उसी तरह बच्चों कोल जो है हमारे इन्वायरमेंट का, ठीक है, वो भी एक बार खत्म हो गया तो हम उसको यहाँ पे फिर से रिन्यू नहीं कर सकते। तो ये वाले जो है बच्चों वो नॉन रिन्यूएबल है और ये वाले जो रिसोर्सेज हमारे रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल में हम देखेंगे ऑयल हो गया, कोल हो गया, नेचुरल गैस या न्यूक्लियर गैस, ये सब क्या हो गए बच्चों हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी में बायोमास फ्यूल हो गया, जो हमारा थर्मल एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी या हाइड्रो पावर एनर्जी जो हो गया हमारे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, रिसोर्सेज हो गए, ठीक है, फॉरेस्ट हो गया, फिशरीज हो गई, ये सब हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए। अब बच्चों इम्पैक्ट देख लेते हैं। सो बच्चों अब बच्चों मैंने जो बात करी थी क्या हो रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ साथ हमने क्या करा, हमारी ग्रीड को हमेशा ऊपर रखा है और इन्वायरमेंट को हमेशा नीचे रखा है। इन्वायरमेंट हमें जितना दे सकता था उसके बियॉन्ड कैपेसिटी हमने उससे बहुत सारी चीज़ें ले ली, हमने हमारे डेवलपमेंट में उससे बहुत सारे रिसोर्सेज निकाल लिए। अब हमें उसका इन्वर्स इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है बच्चों। सो अगर हम बात करें द राइजिंग पॉपुलेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज एंड द एफ्लुएंट consumption on a production standard of the developed world has placed a hug stage of the environment। अब बच्चों जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे कंटिन्यू क्या हो रहा है मैम, पॉपुलेशन राइज हो रही है। अब बच्चों पॉपुलेशन राइज होने की वजह से क्या होगा, रिसोर्सेज की डिमांड भी तो इंक्रीज होगी। जहाँ हम बात कर रहे हैं 2000 में, सो उस टाइम बच्चों पेट्रोल की जो डिमांड है वो कम होगी, पर वहीं 2021 में बात करें मैम, अब पेट्रोल की जो डिमांड है वो कंटिन्यू इंडिया की बात कर रही हूँ, वो कंटिन्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। अब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी सो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, डिमांड, रिसोर्सेज की डिमांड भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। उसी तरह बच्चों अगर हम बात करें कंजप्शन और प्रोडक्शन क्या हो रहा है, जो कंट्रीज है उनका, जो डेवलप कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज है उनका क्या हो रहा है, कंजप्शन और प्रोडक्शन स्टैंडर्ड भी क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। और इससे क्या हो रहा है बच्चों, हमारा जो इन्वायरमेंट है उस पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, उस पे बहुत ही क्या हो रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है बच्चों। Many resources have become extant and the waste generated are beyond the absorptive capacity of the environment। वहीं बच्चों अगर हम बात करें बहुत सारे रिसोर्सेज हमने इस तरह से यूज किए कि वो रिसोर्सेज बन ही नहीं सकते, यानी बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं बच्चों वो क्या हो गए बच्चों, खत्म हो गए या फिर खत्म होने की कगार पे। और बच्चों हमने इतना वेस्टेज कर दिया जो कि हमारे इन्वायरमेंट की कैपेसिटी जो है उससे भी क्या हो रहा है बच्चों, उसके अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है उससे बियॉन्ड हमने क्या कर दिया मैम, यहाँ पे हमने वेस्टेज कर दिया। अब बच्चों यहाँ पे जो वेस्टेज का अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है इन्वायरमेंट उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। सो बच्चों अगर हम अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी की बात करें तो द एबिलिटी ऑफ द इन्वायरमेंट टू एब्जॉर्ब डिग्रेडेशन, ठीक है बच्चों। अब बच्चों अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी की बात करें तो अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या है, जो हम वेस्टेज कर रहे हैं उस वेस्टेज को यहाँ पे इन्वायरमेंट क्या करता है, उसको क्या करता है बच्चों, यहाँ पे क्या करता है, उस अब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे कि मैंने आपको एप्पल का एग्जांपल लिया कि हम एप्पल को क्या करते हैं, खाते हैं, उसको फेंक देते हैं, सो वो धीरे धीरे क्या होता है, उसको यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेता है हमारे इन्वायरमेंट। पर बच्चों हमने इतना वेस्टेज कर दिया, जैसे प्लास्टिक, यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो प्लास्टिक है बच्चों, अब प्लास्टिक इस तरह का जो वेस्टेज है जिसको कि इन्वायरमेंट ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहा, अब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है। तो मैम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी से ज़्यादा हमने क्या करा, वेस्टेज कर दिया, जिसको कि यहाँ पे इन्वायरमेंट क्या नहीं कर पा रहा है, ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है, ठीक है बच्चों। सो अगर हम इन्वायरमेंट क्राइसिस की बात करें, द पास्ट डेवलपमेंट हैज polluted and dried up rivers and other aquifers making water and economic goods। अब बच्चों हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जब बच्चों इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ मैम उस टाइम हमने क्या करा, हमने बस गुड्स का प्रोडक्शन करने का ध्यान लगाया, ठीक है। गुड्स
का प्रोडक्शन करने का ध्यान लगाया, हमने बच्चों हमारे इन्वायरमेंट में जरा भी ध्यान नहीं लगाया। हमें बस डेवलपमेंट करना था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना था, और इस डेवलपमेंट में हमने क्या करा, सिर्फ गुड्स को प्रोड्यूस करने पे ध्यान लगाया। गुड्स के प्रोडक्शन में हमने इन्वायरमेंट पे कोई भी ध्यान नहीं लगाया। अब बच्चों जैसे मान लो कोई भी फैक्ट्री है, वो किसके पास है, कोई रिवर है उसके पास है, ठीक है। अब बच्चों उस फैक्ट्री का जो वेस्टेज है वो कहाँ जाएगा, रिवर में जाएगा, ठीक है। अब बच्चों रिवर हमारे लिए क्या है, हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है। अब बच्चों हमने गुड्स का बहुत प्रोडक्शन किया और जो वेस्टेज होता था कहाँ चला जाता था, रिवर में चला जाता था। तो बच्चों हमने हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट करने के चक्कर में हमने क्या करा, जो पास्ट डेवलपमेंट हुआ है उसकी वजह से क्या हो बच्चों, ये जो डेवलपमेंट था ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड था। इससे बच्चों हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गया, ठीक है। और बच्चों इससे क्या हुआ, पॉल्यूटेड एंड ड्राइड अप रिवर, इससे हमारी जो रिवर्स थी वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई। जैसे मैंने यहाँ पे बात की इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ, वेस्टेज कहाँ जाता था, रिवर में। इवन आज दिन तक जो हमारी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, चाहे वो गंगा है, यमुना है बच्चों, या जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, अभी भी जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज है बच्चों वो कहाँ जाता है, रिवर में जाता है। और इसकी वजह से क्या हुआ, हमारी जो रिवर है बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई है। उसी के साथ साथ कुछ रिवर्स तो बच्चों क्या हो गई है, बच्चों हमारी बहुत सारी रिवर क्या हो गई, ड्राइड हो गई है, यानी वो सूख चुकी है, ठीक है। एंड अदर एक्वाफायर मेकिंग वाटर एंड इकोनॉमिक गुड्स, ठीक है बच्चों। और जो हमारे जो एक्वाफायर्स थे, यानी जो हमारे रिवर्स में जो एनिमल्स होते हैं, फिशेज होती है या फिर जो प्लांट्स होते हैं, वो भी क्या हो गए, ड्राइड हो गए, वो भी खत्म हो चुके। तो बच्चों इस तरह से हमने क्या करा, इस तरह का डेवलपमेंट किया जिससे कि हमने चारों तरफ क्या करा, सिर्फ पॉल्यूशन फैलाया है। The intensive and the extensive extraction of the both renewable and non-renewable sources have exhausted. अब बच्चों हमने इस तरह का डेवलपमेंट किया जिससे कि पोल्यूशन तो हुआ ही हुआ, और हमने रिसोर्सेज का इतने गंदे तरीके से यूज़ किया है, जो हमारा पास्ट डेवलपमेंट था ऐसे यूज़ किया जिसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज थे वो भी क्या हो रहे हैं, दोनों के दोनों अब क्या है बच्चों, खत्म होने की कगार पे हैं। सो बच्चों यहाँ पे हमने ये देखा, सम ऑफ वाइटल रिसोर्सेज एंड अदर complied to spend hug amount of the technology and research over explore new resources। अब बच्चों हमारे कुछ रिसोर्सेज हैं वो हमारे बच्चों यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं वो किस में चले गए, एक तो हमारे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में चले गए, और कुछ रिसोर्सेज का हमने यहाँ पे जो यूज था किस में करा है, नए रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने में, यानी जो हमारे रिसोर्सेज हैं हम उनका यूज़ कर रहे हैं नए रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने में, या फिर कुछ रिसोर्सेज हैं जो हमारे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के साथ साथ क्या हुए, यूज़ हो गए। और बच्चों इसी के यूज़ के साथ साथ हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं उनमें क्या हो गए, कमी हो गई। अभी बच्चों अगर अभी की टाइम की बात करें 2021 में, अभी सब लोग क्यों कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक कार का यूज़ करो या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करो, क्योंकि हमें पता है हमारा फॉसिल ऑयल क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। अब बच्चों हमें यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करना है, हमें हमारी आगे आने वाली जनरेशन को भी हमें ये फॉसिल ऑयल या फिर जो हमारे रिसोर्सेज है वो देने हैं, ठीक है। सो इसीलिए बच्चों इन सब में क्या हो रहा है, हमने इस तरह से जो हमारा पास्ट डेवलपमेंट था इस तरह से यूज़ किया हमने हमारे रिसोर्सेज को कि धीरे धीरे वो क्या हो रहे हैं, खत्म होने की कगार पे आ गए। आगे हम देखेंगे बच्चों, अब इस इन्वायरमेंट क्राइसिस का हमारे ह्यूमन बींग्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है ये देख लेते हैं। सो बच्चों अब पॉल्यूशन हुआ है तो इम्पैक्ट तो ह्यूमन बींग पे पड़ेगा, क्योंकि बच्चों वो पॉल्यूटेड जो एयर पॉल्यूट हुआ है या वाटर जो पॉल्यूट हुआ है उसको इंटैक्ट कौन कर रहा है, हम ह्यूमंस कर रहे हैं। सो बच्चों अगर हम देख लें, डिक्लाइन इन एयर एंड वाटर क्वालिटी, 70% ऑफ वाटर इन इंडिया इज पॉल्यूटेड, have resulted in increase in incidence of respiratory and waterborne diseases, ठीक है, waterborne diseases। अगर हम बात करें सो मैम इन्वायरमेंट का जो ये हार्म हुआ है उसकी वजह से हमारे ह्यूमन बींग्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है या फिर जो लिविंग एलिमेंट्स हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो बच्चों इससे क्या हुआ, जो एयर की और जो वाटर की जो क्वालिटी थी वो भी क्या हो गई, वो डिक्रीज हो गई, ठीक है, वो क्या हो गई, उसमें डिक्रीजिंग हो गया। अगर हम इंडिया की बात करें तो बच्चों हमें इंडिया में जो हमारा पीने वाला जो पानी है उसमें 70% जो वाटर है बच्चों वो क्या है, पॉल्यूटेड है, ठीक है। 70% वाटर पॉल्यूटेड है, सिर्फ 30% वाटर ही क्या है बच्चों, पीने लायक है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम रिजल्ट देखें सो बच्चों वो पॉल्यूटेड पानी इंटैक्ट करने से या फिर जो एयर जो पॉल्यूटेड एयर है वो इंटैक्ट करने से क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें क्या इम्पैक्ट हो रहा है, यानी हमारे सांस की बीमारियाँ ज़्यादा हो रही हैं। इसके अलावा जो
फेफड़ों में या जो भी आंखों में जो जलन होती है, ये सारी बीमारियां ज़्यादा हो रही है। उसके अलावा जो हमारे वाटर बॉर्न जो डिजीजेस हैं वो कंटिन्यू बढ़ती जा रही। ठीक है बच्चों, द एक्सपेंडिचर ऑन अ हेल्थ इज ऑल्सो राइज। अब बच्चों हमने इन्वायरमेंट को इतना हार्म पहुंचाया है, तो इससे हमारा जो है इसका हम कौन इसकी कॉस्ट बेयर कर रहा है, हमारा हेल्थ कर रहा है। और इससे हमें क्या हो रहा है बच्चों, हमारी जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। To make matter worse, global environmental issues such as global warming and ozone depletion also contribute to increase financial commitment for the government. अब बच्चों जो पास्ट डेवलपमेंट हुआ था उससे हमने बहुत गंदी तरीके से क्या करा है बच्चों, इन्वायरमेंट को हार्म किया है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। और बच्चों हमें यहाँ पे ग्लोबल इन्वायरमेंट यानी पूरे ग्लोबल पे जो इन्वायरमेंट है उस पे क्या देखने को मिल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रहा है या फिर ओजोन डेप्लीशन देखने को मिल रहा है। और इसकी वजह से गवर्नमेंट को क्या करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल, यहाँ पे फाइनेंशियल कमिट भी क्या करना पड़ रहा है, इंक्रीज करना पड़ रहा है। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए या ओजोन डेप्लीशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रही है, यहाँ पे इंक्रीज कर रही है फाइनेंशियल कमिटमेंट। यहाँ पे बहुत सारी कोशिशें कर रही है जिससे कि क्या हो, हमारा इन्वायरमेंट सही हो सके और जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है वो भी कम आ सके और जो ओजोन हमारा डेप्लीशन है वो उसमें भी कमी आए। The opportunity cost of negative environmental impact are high। और अगर हम देखें बच्चों, सो हमें अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट मिल रही है इन्वायरमेंट की, ये हमें क्या देखने को मिल रही है, नेगेटिव देखने को मिल रही है। और इसका इम्पैक्ट क्या है, हाई है। हमने हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमने हमारी ग्रीड के लिए किसको यहाँ पे, किसका हार्म किया, इन्वायरमेंट का हार्म किया। अब इन्वायरमेंट क्या कर रहा है, इन्वर्स क्या दे रहा है, हमें इन्वर्स रिजल्ट दे रहा है। फिर से हमें क्या हो रहा है, हमें ही हार्म हो रहा है बच्चों। ठीक है, सो यहाँ पे हमें ग्लोबल वार्मिंग और बच्चों ओजोन डेप्लीशन देखने को मिल रहा है। अगर बच्चों अभी की बात करें, बहुत सारा वेदर चेंज होता है। गर्मियों में गर्मी नहीं पड़ती, सर्दियों में सर्दी नहीं होती, बारिश में बारिश नहीं होती। ये सब चीज़ें क्या है बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग। जितनी वार्मिंग होनी चाहिए, जितना एक हीट होना चाहिए बच्चों, उससे ज़्यादा हमें क्या मिल रहा है, हीट मिल रही है। हम आप गर्मी में देखते होंगे कि टेम्परेचर, इंडिया का टेम्परेचर 50 से अबाव चला जाता है। सो बच्चों क्या हो रहा है, धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है और धीरे धीरे जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, वो क्या हो रहा है बच्चों, मेल्ट हो रहा है। धीरे धीरे हमारा जो है पानी जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वहीं ओजोन डेप्लीशन का मतलब क्या हो गया, जो हमारी ओजोन लेयर है जो हमें प्रोटेक्ट करती है सनलाइट से, जो हमारी अल्ट्रावायलेट लाइट्स जो है, जो सन की जो हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट लाइट्स है उससे हमें बच्चों कौन करती है, प्रोटेक्ट करती है ओजोन डेप्लीशन। पर बच्चों हमने इस तरह से यूज़ करा है हमारे रिसोर्सेज का कि क्या हो रहा है बच्चों, जो पोल्यूशन हुआ है उससे हमारे ओजोन जो है वो क्या हो गई है, ओजोन लेयर जो है उसमें भी क्या हो रहा है बच्चों, उसका भी डेप्लीशन हो रहा है और इसका इम्पैक्ट ह्यूमन बीइंग्स पे ही पड़ रहा है। सो बच्चों अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, सो ग्लोबल वार्मिंग को अगर हम देखें, सो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, सिंपल सा है। ग्लोबल वार्मिंग यानी जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, उसमें क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? सो बच्चों इसका जो इम्पैक्ट है सबसे ज़्यादा किस पे हो रहा है, इस ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है बच्चों, इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा है। अब ग्रीन हाउस गैसेस क्या हो गया, जैसे बच्चों आपने कोई नर्सरी देखी होगी, ठीक है, नर्सरी जहाँ पे क्या होते हैं, प्लांट्स जो है वो बनते हैं। अब बच्चों नर्सरी में आपने कोई ऐसी नर्सरी देखी होगी जो पूरी तरह से कांच से पैक है, ठीक है, अंदर ही अंदर बच्चों क्या हो रहा है, प्लांट्स बन रहे हैं नर्सरी में। पर बच्चों वो जो गैस है, जो अंदर जो गैसेस है वो कहाँ हो रही है, अंदर ही रह रही है, ठीक है, वो बाहर नहीं निकल रही है, वो उस कांच के डब्बे में ही रह रही है। तो बच्चों इससे क्या हो रहा है, इससे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इससे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। सो बच्चों इन ग्रीन हाउस गैसेस से क्या हो रहा है बच्चों, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। सो मैम अगर हम बात करें, so global warming is the gradually increase in an average temperature of the earth, lower atmosphere as a result of an increase in a greenhouse gases since the industrial revolution। अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग क्या है बच्चों, कि यहाँ पे जो हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर है, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यू क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब बच्चों जो हमारा, ठीक है, अर्थ लोअर एटमॉस्फेयर एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन अ ग्रीन हाउस गैसेस। और बच्चों ये किसकी वजह से हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस में इंक्रीज होने की वजह से। अब ग्रीन हाउस गैसेस क्यों इंक्रीज हुई, सो मैम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से हमारा इंक्रीज हुआ। मच एज अ रिसेंट
observed and a projected global warming is a human induced। और बच्चों यहाँ पे जो ग्लोबल वार्मिंग है वो इंक्रीज किसने किया है, किसकी वजह से हुआ है बच्चों, ह्यूमन की वजह से इंक्रीज हुआ है। इट इज अ कॉजिंग बाय अ ह्यूमन यानी मैन मेड इंक्रीज इन अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस। और बच्चों जो ग्लोबल वार्मिंग है जो ह्यूमन ने यहाँ पे प्रोजेक्ट जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया है या फिर ऐसे प्रोजेक्ट लगाए हैं जिससे कि यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और अदर जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है बच्चों, थ्रू दी बर्निंग ऑफ अ फॉसिल ऑयल एंड डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, अब बच्चों ये और कैसे इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ कि हम जो फॉसिल ऑयल है उनका क्या है बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है और इसकी वजह से भी क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। इसके अलावा हमने जो हमारे फॉरेस्ट है बच्चों उसमें क्या कर दिया, उनको काटना शुरू कर दिया, यानी वो कम कर दिए, डिफॉरेस्टेशन कर दिया। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो अनबैलेंस हो गया, पहले बैलेंस था वो अनबैलेंस हो गया, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग करने वाली जो चीज़ें थी वो कंटिन्यू बढ़ रही है। ठीक है, अब बच्चों कैसे बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और सच अदर गैसेस दैट हैव टू पोटेंशियल टू ऑब्जर्व हीट। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये जो गैसेस हैं कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जो अदर गैसेस हैं जो क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकती हैं हीट को टू द एटमॉस्फेयर विथ नो अदर चेंजेस विल मेक ओवर प्लांट सरफेस वार्मर। अब बच्चों इनको ज्यादा ऑब्जर्व करने से क्या हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हमारा जो प्लांट्स का जो सरफेस है वो क्या हो रहा है, हमारा जो प्लांट का जो सरफेस है वो क्या हो रहा है मैम, वो इंक्रीज हो रहा है। The atmosphere concentration of the carbon dioxide and CH4 has increased by 31% and 49% respectively above pre-industrialization level since 1970-50। जब बच्चों हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, प्री इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी 1970-50 में, उस टाइम हमारा बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 कितना था, 31% था। ठीक है, वो इंक्रीज होके जब हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने लग गया, सो मैम वो इंक्रीज होके कितना हो गया, 149% हो गया, यानी इतनी ज्यादा जो गैसेस थी वो बढ़ गई। ठीक है, ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी the atmosphere temperature has risen about 1.1 डिग्री फॉस्फोरस 0.6 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों इनसे क्या हुआ, हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हो गया, 0.6 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम कहें 0.1 डिग्री फॉस्फोरस से इंक्रीज हो गया। ओके, सी लेवल हैज राइजन सेवरल इंचेस। वहीं बच्चों मैंने क्या कहा, अब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो ग्लेशियर क्या होगा, पिघल के कहाँ आएगा, पानी में आएगा, पानी यानी जो हमारे सी वाटर है वहां आएगा, और उससे हमारा जो सी लेवल है वो क्या हो रहा है मैम, यहाँ पे वो राइज हो रहा है कंटिन्यूसली। सम ऑफ द लॉन्गर टर्म रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर मेल्टिंग ऑफ पोलर राइज with a resulting rise of a sea level and coastal flooding। ठीक है, फ्लडिंग। अब बच्चों इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से क्या हो रहा है, सी लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली, और उसकी वजह से हमें ज़्यादातर जो हमारे कोस्टल एरिया वहाँ पे हमें फ्लड्स देखने को ज़्यादा मिलता है, यानी हमें उस कोस्टल एरिया में हमें क्या हो रहा है, फ्लड देखने को ज़्यादा मिलता है। ओके ओके, dispersion of a drinking water supplies development dependent on a snow melting extinction of species as ecologically inches disappear more frequently tropical storm and an increasing incidence of tropical diseases। अब बच्चों यहाँ पे इतनी सारी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है वो भी क्या होगी, उसकी क्वालिटी ख़राब हो गई। उसके अलावा हमें बहुत सारा जो क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है वो कैसे मिलता है, हमें ग्लोबल वार्मिंग से ही देखने को मिलता है। अमंग फैक्टर कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग ऑफ द बर्निंग कोल एंड पेट्रोल। अब बच्चों यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग में और कौन कॉन्ट्रीब्यूट करता है, जब हम क्या करते हैं, जब हम कोल और पेट्रोल का बर्निंग करते हैं, पेट्रोल प्रोडक्ट हो गए जैसे, जिससे क्या होता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, मीथेन निकलता है, न्यूट्रस निकलता है, न्यूट्रो ऑक्साइड निकलता है, ओजोन,
ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, ये सारी गैसेस निकलती है और इसकी वजह से हमारा ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा होता है। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है या कोल का हम यूज़ करते हैं, कोल को बर्न करते हैं, सो ये सारी चीज़ें निकलती हैं, गैसेस निकलती हैं और इसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है कंटिन्यूसली। ठीक है। डिफॉरेस्टेशन विच इंक्रीज द अमाउंट ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है बच्चों, हम फॉरेस्टेशन कर रहे हैं, यानी हम जंगलों को, पेड़ों को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट में हम इन सब चीज़ों को खत्म कर रहे हैं और इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, अब फॉरेस्ट क्या होता है बच्चों, इन सारी गैसेस को क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब बच्चों फॉरेस्ट नहीं है, जब फॉरेस्ट कम होगा सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, जो गैसेस जो ऑब्जर्व करना चाहिए, जो वेस्टेज जो ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। मीथेन गैस रिलीज इन एनिमल वेस्टेज एंड इंक्रीज हमारे कोस्टल प्रोडक्शन। ठीक है बच्चों। अब बच्चों मीथेन जो गैस है वो कैसे निकलती है, एनिमल वेस्टेज से निकलती है। और बच्चों ये इंक्रीज कब हो रही है, इंक्रीज हो रही है बच्चों जब हम इनका प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है। विच कंट्रीब्यूट द डिफॉरेस्टेशन, ओके, मीथेन गैस प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ फॉसिल ऑयल। ये हमारे फॉसिल ऑयल या मीथेन गैस का यूज करने से इंक्रीज हो रही। ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्लाइमेट चेंज पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, यूएन कॉन्फ्रेंस, जिसमें यहाँ पे जो हमारे क्योतो में हुई थी, यानी जापान में हुई थी 1997 में, और इसमें ये डिसीजन लिया गया कि हमें इन्वायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम करने के बारे में, रिजल्टिंग इन एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑफ अ फाइट ग्लोबल वार्मिंग विच कॉल एन रिडक्शन ऑफ emission of greenhouse gases by industrialized nation। अब बच्चों जो हमारे इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे बच्चों इन जो इस कॉन्फ्रेंस में 1997 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, यूएन कॉन्फ्रेंस, जो कि जापान में हुई थी। अब बच्चों यहाँ पे ये डिसीजन लिया गया कि जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस है वो हमें रिड्यूस करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट लगाने चाहिए। पर बच्चों अभी भी क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिलता है कंटिन्यूसली। आने वाले जो ईयर है, अभी की बात करें सो कंटिन्यूसली ग्लोबल वार्मिंग कंटिन्यूसली बढ़ रही है। तो बच्चों इनको कम करने के लिए हमें जो फॉसिल ऑयल है या जो कोल है, जो कि ग्रीन हाउस गैसेज जैसे मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इनको जो यहाँ पे बच्चों ये हीट देती है, ये गैसेस जो क्या करती है, हीट देती है, इनका प्रोडक्शन कम करना चाहिए। ऐसी चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए। अब बच्चों थोड़ा जान लेते हैं ओजोन डिप्लीशन के बारे में। ओजोन लेयर क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर पे बच्चों क्या है, हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें एज अ लेयर है, जो क्या करती है, जो सन का जो हमारी यूवी लाइट्स हैं, यानी हमारी अल्ट्रावायलेट्स जो लाइट्स हैं, जो कि हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए सही नहीं है, उनको क्या करती है, ऑब्जर्व करती है। पर बच्चों हमने इस तरह से यूज़ किया है हमारे रिसोर्सेज का, जिससे कि ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो ओजोन लेयर है उसमें क्या हो गया बच्चों, उसका भी क्या हो रहा है, डेप्लीशन हो रहा है। सो ओजोन डेप्लीशन रेफर्स टू द फिनोमिना of reducing in the amount of ozone in a stratosphere। ठीक है बच्चों, स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है बच्चों, उसमें जो हमारी ओजोन लेयर है उसका क्या हो रहा है, यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। The problem of ozone depletion of a causing by high level of chlorine and bromine, a compound in the stratosphere, the origin of these components are chlorofluorocarbon। अब बच्चों सिंपल सी बात है, हम हमारे अर्थ में हमें गर्मी लग रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सो हम ठंडी से ठंडी चीज़ यूज़ करना पसंद करते हैं। जैसे हमने हमारे घर में एसी लगवाए, हमने हमारे घर में फ्रिज लगवाए, जो क्या कर रहे हैं, हमें ठंडा कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, इन जो हमारे यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे एयर कंडीशनर में या फिर जो हमारे जो फ्रिज होते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं, इसमें जो इनको ठंडा करने के लिए जो गैस यूज़ होती है, कौन सी होती है, हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। अब बच्चों जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, ये जब रिलीज होती है तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हमारा ओजोन पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, जो हमारी ओजोन है उसका रिडक्शन होता है। ठीक है, यूज एज अ कूलिंग सब्सटेंस ऑफ अ एयर कंडीशनर एंड अ रेफ्रिजरेटर एंड एज एरोसोल्स, propellants and bromofluorocarbon halions used in a fire extinguishers। ठीक है बच्चों। अब बच्चों CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज कहाँ कहाँ आता है, सिंपल सी बात है,
एयर कंडीशनर में आता है, रेफ्रिजरेटर में आता है। एरोसोल, एरोसोल क्या हो गया बच्चों, जो कि देखो कोई भी जिसमें हम हवा भरते हैं, जैसे कि जो आप डीओ यूज करते हैं वो क्या है, एरोसोल है, ठीक है। उससे भी क्या होता है बच्चों, क्लोरोफ्लोरो का यूज होता है और उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो ओजोन है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा बच्चों जो फायर हमारा जो फायर, जो जब फायर लग जाती है सो हम फायर बुझाने के लिए किसका यूज करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ही यूज करते हैं। सो बच्चों यहाँ पे इनसे रिजल्ट क्या हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है, ओजोन लेयर का डेप्लीशन हो रहा है, हमारी ओजोन लेयर धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। मोर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कम टू अर्थ एंड कॉजिंग डैमेज टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बच्चों जब क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारी जो ओजोन लेयर है वो कम हो रही है, यानी डेप्लीशन हो रहा है उसका, और उसकी वजह से जो यूवी रेडिएशन है यानी अल्ट्रावायलेट, जो सन की अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है वो कहाँ आ रही है, अर्थ पे आ रही है। और बच्चों इससे क्या हो रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है, डैमेज हो रहा है किस पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। क्या हो रहा है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग एलिमेंट्स हैं उन पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डैमेज हो रहा है, उन पे इनवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है। यूवी रेडिएशन सीम रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कैंसर इन ह्यूमन। अब बच्चों स्किन कैंसर ह्यूमंस किसकी वजह से हो रहा है, यूवी रेडिएशन की वजह से हो रहा है। इट ऑल्सो लोअर प्रोडक्शन ऑफ यहाँ पे फिटोफिक्लेशन एंड दस अफेक्ट्स अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। अब बच्चों यहाँ पे यूवी रेडिएशन की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा प्लांटेशन है, प्लांटेशन जो कैपेसिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। उसकी वजह से जो हमारे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो हमारे कहाँ रहते हैं, जो हमारे पानी में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी प्लांट्स हैं या फिशेज हैं या जितने भी एनिमल्स हैं, उन पे भी क्या हो रहा है, इन्वर्स इम्पैक्ट हो रहा है। इट कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ द terrestrial plants. A reduction of the approximately 5% of the ozone layer was delegated from 1979 to 1990। वहीं बच्चों अगर हम देखें सो अब तक यानी 1979 से 1990 तक कितना परसेंट डेप्लीशन हो चुका है ओजोन में, तो 5% का डेप्लीशन हो चुका है। सिंस द ओजोन लेयर प्रिवेंट्स मोस्ट हार्मफुल वेवलेंथ ऑफ हमारे यूवी लाइट्स फ्रॉम पासिंग थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर। अब बच्चों ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है, किससे प्रोटेक्ट करती है, यूवी रेडिएशन लाइट से हमें प्रोटेक्ट करती है। और बच्चों इसके कम होने से यानी हमारे ओजोन लेयर के कम होने से हम पे हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उस पर हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ेगा। Observe the projected decrease in a ozone layer generated worldwide concern. This led to the absorption of the Montreal Protocol banning the use of chlorofluorocarbon components as well as other ozone depletion chemicals such as carbon trichlorine or trichloroethane and also known as methyl chloroform and the bromine component is known as halogens। यानी कि जो हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसका यूज हमें कम करना चाहिए, ठीक है। और जो अदर गैसेस हैं जो कि हमारे ओजोन लेयर पे क्या कर रही है, इन्वर्स इम्पैक्ट डाल रही है, उनको हमें कम करना चाहिए। क्योंकि बच्चों जब तक हम इसको कम नहीं करेंगे हमारी जो ओजोन लेयर है वो सही नहीं होगी। अब बच्चों जब हमारे यहाँ पे ओजोन लेयर डिक्रीज होगी धीरे धीरे, सो हमारी जो यूवी जो सन की जो हमारे यूवी जो रेडिएशंस है वो कहाँ आनी शुरू हो गई हैं, अर्थ पे आनी शुरू हो गई, और इससे हमारे जो लिविंग एलिमेंट्स हैं उस पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो बच्चों इसीलिए फर्स्टली इन्वायरमेंट का हमने इस तरह से हार्मफुल इम्पैक्ट हमने ह्यूमन डेवलपमेंट किया है और उससे हमारे इन्वायरमेंट पे जो हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ा है उससे हमें ग्लोबल वार्मिंग प्लस ओजोन डेप्लीशन दो सबसे बड़ी अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमें इन दोनों पे देखने को मिल रहा है। और इनसे हम ह्यूमंस पे भी क्या हो रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट अब देखने को मिल रहा है। सो बच्चों आज के सेशन में हमने देखा कि इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट की डेफिनेशन समझी, इन्वायरमेंट के फंक्शन देखे, उसी के साथ साथ हमने ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डेप्लीशन के बारे में समझा। आई होप सो बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।